नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आज का दिन बहुत ख़ास है। आज हम स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह मना रहे हैं। आज़ाद आबो हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले ये सब कुछ एक स्वप्न था। उस दौरान स्वतंत्रता दिवस के संग्राम में समाज के हर वर्ग ने भाग लिया। उसमें लेखकों और साहित्यकारों ने भी अपना योगदान दिया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं स्वतंत्रता के साहित्य के बारे में। भारतीय साहित्य का नभ विस्तृत और भव्य है। हिंदी साहित्य में नवजागरण काल के बाद अनेक परिवर्तन आए। कुछ तो समयानुसार थे तो कुछ प्रयोग के तौर पर किए गए थे। एक तरफ जहां रचनाओं का स्वरूप बदल रहा था, वहीं विषयों की प्राथमिकताएं भी समय और जरूरत के हिसाब से बदलती चली गई। राष्ट्रीय चेतना के विकास में नवजागरण पहला चरण है। इसकी वजह से ही लोगों में एक देशव्यापी एकत्व का अनुभव हुआ। इसी समय काल में घटित 1857 की क्रांति ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला, जिसका असर लेखन पर भी पड़ा। हालांकि वह क्रांति सफल नहीं रही, लेकिन उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ा। देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाने लगा और साहित्य जागरूकता के इस देशव्यापी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले आंदोलनों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषा के साहित्य ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। साहित्य ने भारत के अतीत और विदेशी शासन की कुरीतियों से आम जनता का परिचय करवाया और इसके साथ ही हिंदी साहित्य का एक नया दौर शुरू हुआ। इस दौर में लेखकों और कवियों ने अंधविश्वास, अशिक्षा, शोषण के खिलाफ जमकर लिखा। इस दौर को नवजागरण काल का नाम दिया गया। हिंदी कविता ऋतुकाल तक छंदों में लिखी जाती थी, जिसकी निश्चित लय और शब्द सीमा थी। लेकिन आधुनिक काल में इन सभी सीमाओं को लांघकर लेखकों ने देश की जागृति के लिए कविताएं लिखी। हिंदी का आधुनिक साहित्य स्वदेश प्रेम की आधार भूमि पर पनपा और विकसित हुआ, जिसमें देश की स्थिति को कहानियों, गीतों, कविताओं, नाटकों के माध्यम से बताया गया। विदेशी शासन से मुक्ति के संकल्प से ओतप्रोत राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की गई। स्वतंत्रता के उत्प्रेरक विचारों को साहित्य के माध्यम से सबसे पहले प्रस्तुत करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों की भारत के प्रति सख्त रवैये का वर्णन किया है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन किया, पर वह सब कुछ उनके लिए था। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा नाटक प्रकाशित हुआ। उन्होंने लिखा, रोआहू सब मिली कै आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। यह रुदन दरअसल अपनी समस्याओं पर पुनर्विचार का आह्वान है। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता राजनीतिक मोर्चे पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाई थी। इसका स्वरूप आलोचनात्मक था, पर आक्रामक नहीं। भारतेंदु जी ने अमीर खुसरो की पहेलियों, मुकरियों को नया रंग दिया और इसका उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ लेखन में किया। वह लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी कह तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन मैं अति तेज क्यों सकी सज्जन, नहीं अंग्रेज। भारतेंदु की अंधेर नगरी और बंकिम चंद्र की आनंद मठ लगभग एक ही समय और संदर्भ में लिखे गए हैं। दोनों में नवजागरण के स्वर हैं। आनंद मठ में सन्यासी देश की मुक्ति के लिए हथियार उठा लेते हैं, लेकिन अंततः हारना पड़ जाता है। वही अंधेर नगरी में महंत
विवेक और युक्ति का प्रयोग करके चौपट व्यवस्था को भी उलट देता है। हालांकि आनंद मठ ने राष्ट्रवादियों को राह दिखाने में अहम भूमिका निभाई। आनंद मठ उपन्यास में बंगाल से शुरू हुए 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। यह गीत बेहद लोकप्रिय हुआ और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रैलियों में गाया जाने लगा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरं वन्दे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरं वन्दे। जैसे जैसे जन जागरण हो रहा था, वैसे वैसे वंदे मातरम की लोकप्रियता का विस्तार होता जा रहा था, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। वे वंदे मातरम को पूरी तरह से बंद करने के पक्ष में थे, जबकि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में नौ प्राण फूंक दिए थे। बंगाल के सन्यासी विद्रोह को आधार बनाकर इसकी कहानी लिखी गई है। इसमें तब आए भीषण अकाल का जिक्र है, जिससे पूरे क्षेत्र में भूखमरी पैदा हो गई थी। सन्यासियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व त्यागने को ही अपना धर्म माना। इसके गीत वंदे मातरम ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को स्वर दे दिया। उनकी भावनाएं उस गीत के माध्यम से मुखरित हो उठी थी। मधुर भाषिणीं सुखदाम वरदाम मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। एक दूसरे के अभिवादन का नारा बन गया वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति को दर्शाने का माध्यम बन गया यह स्लोगन, और आजादी के बाद यह गीत राष्ट्रगीत बना। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। भागवत गीता ने भी क्रांतिकारियों के आत्मबल को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध भूमि के दृश्य जिसमें कृष्ण विराट रूप में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, या फिर वह दृश्य जिसमें कृष्ण सारथी बने हुए हैं, अनेक क्रांतिकारी संगठनों को प्रेरित कर रहे थे। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता आलोचनात्मक नहीं है, आक्रामक है। द्विवेदी युगीन कविता में हिंसा अहिंसा को लेकर दृष्टिकोण की स्पष्टता उतनी नहीं उभरती है जितनी कि राष्ट्रीय मुक्ति की कटिबद्धता उभरती है। इस काल के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ने बलिदान के लिए देशभक्तों का आह्वान किया। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का उत्सर्ग देश की वेदी पर करना होगा। वहीं राम नरेश त्रिपाठी अपनी कविताओं द्वारा स्वाधीनता की चाह जगाने की कोशिश करते हैं। वह लिखते हैं, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश जी ने राष्ट्रीयता पर 3 काव्य खंड लिखे। मिलन में गुलामी से मुक्ति का संकल्प है, पथिक में एक तंत्री शासन से छुटकारे हेतु बलिदान की प्रेरणा है, और स्वप्न में विदेशी आक्रमण से बचने का संदेश है। द्विवेदी युग 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों का युग है। एक ओर यदि वह भारतेंदु युग से जुड़ा है, तो दूसरी ओर वह छायावाद की सांस्कृतिक स्वच्छंदतावादी चेतना से जुड़ा है। द्विवेदी युग नव जागरण के विकास का ही दूसरा चरण है। मैथिली शरण गुप्त ने नवजागरण को ही केंद्र में रखकर भारत भारती की रचना की। इसमें आर्यों को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। गुप्त जी लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय चेतना नवजागरण की भीत पर ही तैयार हुई थी। इसमें अतीत की स्मृति के एहसास से बना हुआ आत्मविश्वास था। जाहिर है कि इस राष्ट्रीयता का स्वरूप भावात्मक है।
गुप्त जी ने भारत भारती में प्राचीन भारत की समृद्धि के गीत गाए और बताना चाहा कि भारतीय जनता को यूरोपीय संस्कृति से आक्रांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें संस्कृति की शिक्षा हमने दी है। छायावादी कविता के अभ्युदय के काल में भारत में स्वतंत्रता संघर्ष अपनी गति पकड़ चुका था। विश्व मानवतावाद की विराट भावना ने देश प्रेम की प्राचीन संकीर्णता को दूर कर क्षितिज का विस्तार किया। छायावादी कवि की भारत भूमि ऐसी है जिससे क्षितिज को भी एक सहारा मिलता है, अनंत की लहरों को भी किनारा मिलता है। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं कि भारत देश मात्र भूगोल नहीं बल्कि मूल्यों का देश है, मानवता का देश है, हर बेघर का घर है। यह एक सांस्कृतिक समष्टि है। प्रसाद के प्रायः सभी नाटक जागरण के ही दस्तावेज है। प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि एवं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में विस्तृत शौर्य का स्मरण है, वर्णन है और इस आधार पर विजय की आकांक्षा है। पेशोला के प्रतिध्वनि में महाराणा प्रताप के अंतिम समय का वर्णन है, तो वहीं शेर सिंह का शस्त्र समर्पण आधुनिक घटना थी। शेर सिंह को अंग्रेजों के सम्मुख शस्त्र समर्पित करना पड़ा था। इस पर प्रसाद लिखते हैं, आज विजयी हो तुम और है पराजित हम। तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं, काठ के हो गोले जहां, आटा बारूद हो और पीठ पर हो दुरंत दंशनों का तरस। छाती लड़ती हो भरी आग बाहुबल से, उस युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है। प्रसाद ने चंद्रगुप्त में राजनीतिक स्वतंत्रता का गीत रखा है। राष्ट्रीय चेतना अवधारणा के स्तर पर हो लेकिन क्रियाशीलता के स्तर पर नहीं हो तो ऐसी राष्ट्रीयता का असर नहीं देखने को मिलता। भारत के लोगों ने वर्तमान पराधीनता के अपमान को भूलने के लिए अतीत के स्वर्ण युग का सहारा लिया। इस तरह अतीत के पुनरुत्थान ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। पुनरुत्थान की भावना सबसे अधिक प्रसाद की रचनाओं में पढ़ने को मिलती है, जिसे उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे नाटकों के माध्यमों से लोगों के सामने रखा। स्कंदगुप्त में वो कहते हैं कि विश्व में संस्कृति का जन्म सबसे पहले भारत में ही हुआ और अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर है। वही है रक्त, वही है देह, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, न्योछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। वही वीर रस से ओत-पोत चंद्रगुप्त का ये गीत आज भी युवाओं के अंदर जोश भर देता है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। 1909 में वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 1857 का सिपाही विद्रोह भारत की आजादी का पहला युद्ध था। उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजी सरकार को नष्ट करने के लिए संगठित राजनीतिक और सैन्य विद्रोह था। इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे मूल रूप से मराठी में लिखा गया था, जिसका अनुवाद बाद में अंग्रेजी में किया गया। यह पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए किसी पवित्र ग्रंथ की तरह हो गई थी। छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत ने 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान कॉलेज छोड़ दिया था, पर देश के स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति उनका ध्यान नमक सत्याग्रह के समय से अधिक केंद्रित होने लगा। इन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कालाकांकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। उस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदना उनके हृदय में अंकित होने लगी, उन्हें वाणी देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी और ग्राम्य में किया। इस तरह छायावाद में प्रत्यक्ष रूप से भी समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रतिबिंबित और प्रभावित करने का कार्य किया, वह सत्य है। इस दौर में सभी कवियों ने इस भाव से कविताएं नहीं लिखी, परंतु सभी कवियों ने
राष्ट्रीय आंदोलन के किसी न किसी पहलू को यथाशक्ति चित्रित किया है। निराला की रचनाओं में गौरवशाली परंपराओं का बोध सर्वाधिक नजर आता है। आज़ादी की इस लड़ाई में अनेक लेखक साहित्यकार ऐसे थे जिनकी लिखी पंक्तियाँ लोगों के दिलों में एक नया जोश भर रही थीं, उन्हें लड़ने का एक नया हौसला दे रही थीं। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा स्वतंत्रता के साहित्य की। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी की रचनाएं देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत थीं। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मराठी में चिपलूकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती और बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र आदि की रचनाओं ने आमजन को प्रेरित करने का कार्य किया। वह दौर ही अलग था जब लोग राष्ट्र प्रेम के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। इस दौरान पत्र पत्रिकाओं में भी छिटपुट रचनाएं छप रही थी जो लोगों को प्रेरित कर रही थी। खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के बाद बिहार और बंगाल में राष्ट्रवादी उग्र हो उठे। 4 नवंबर 1912 को बिहार पत्रिका में धर्म पताका शीर्षक के तहत प्रकाशित एक कविता ने सलाह दी कि बिहारी युवा हैं और बम और रिवॉल्वर के पंथ को अपनाकर बंगालियों के उदाहरण का अनुसरण करें। इस कविता के लेखक सिवान के बिहारी लाल गुप्ता थे। कविता की सबसे खास बात यह थी कि यदि कोई प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर लेता और पढ़ता कि निम्नलिखित वाक्य क्या है, तब उसे संदेश का पता चलता, अन्यथा वह गणपति, गौरी और महेश के लिए लिखी गई कविता ही मालूम पड़ती थी। अंग्रेज भारतीयों के लेखन से भी डरने लगे थे। उन्होंने इसका दमन करने के उद्देश्य से उन सभी साहित्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे सत्ता को चुनौती महसूस होती। इस दौरान अनेक अखबारों पर प्रतिबंध लगा, प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा। इन प्रतिबंधित साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह भी शामिल थी। तब वह धनपत राय के नाम से लिखा करते थे। यह उर्दू में लिखी गई कहानियों का संकलन थी। प्रतिबंधित किए जाने के बाद धनपत राय ने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। जालियांवाला बाग की घटना ने भी साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा। 1922 में लाला किशन चंद्र जेवा ने इसी को आधार बनाकर नज्म लिखी, जख्मी पंजाब। जख्मी पंजाब के नाम से इसकी रंगमंचीय प्रस्तुति भी दी गई। अगर चलती रही गोली यूं ही निर्दोष जानों पर, मिटा डालेंगे अगर इस तरह हाकिम अपनी प्रजा को, हुकूमत क्या करेंगे वे मरघट और मसानों पर। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा जी पहली महिला सत्याग्रही थी। जालियांवाला बाग की नृशंस घटना पर उन्होंने भी लिखा, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। स्वतंत्रता संग्राम के समय जो कविताएं लिखी गईं, उनमें सुभद्रा जी की कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी काफी चर्चित रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भी महती भूमिका निभाई। राष्ट्रकवि पंडित सोहन लाल द्विवेदी की अनेक रचनाओं का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन की प्रभात फेरियों में किया जाता था। रामधारी सिंह दिनकर के कवि जीवन का आरंभ भी 1935 में हुआ, जब उनकी रेणुका प्रकाशित हुई और हिंदी जगत एक बिल्कुल नई शैली, नई शक्ति, नई भाषा की गूंज से भर उठा। 3 वर्ष बाद जब हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवा वर्ग ने कवि और उसकी ओजस्वी कविताओं को कंठहार बना लिया। सभी के लिए वह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। कुरुक्षेत्र द्वितीय महायुद्ध के समय की रचना है, किंतु उसकी मूल प्रेरणा युद्ध नहीं, देशभक्त युवा मानस की हिंसा अहिंसा के द्वंद्व से उपजी थी। वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी।
जिसके कारण आजीवन वह चैन की सांस न ले सके। उनके फुटकर लेखों से और उनके साथियों के संस्मरणों से ज्ञात होता है कि जीवन के प्रारंभ काल से ही क्रांतिकारी रचनाओं के कारण बार बार उन्हें कारावास भोगना पड़ता। सन 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था। जेलवास में भी वो शांत नहीं बैठ सकते थे। वे वहां जेल में भी आग भड़काने वाली रचनाएं लिखते। जब भी वे जेल से बाहर आते, उनके हाथ में 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां अवश्य होती थी, जो आज साहित्य की अमूल्य निधि बन गई है। उनकी अधिकतर रचनाएं जेल प्रवास के दौरान लिखी गईं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं ने भी स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। पुष्प की अभिलाषा आज भी हर पीढ़ी को संदेश देती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीराने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपने लेखन के जरिए एक नई दिशा दी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करने की एक कोशिश की गई है। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।